डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे NaCl होता है जो एक्वस सोल्यूशंस में आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और वो आयंस की मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। अगर मेटल की बात की जाती तो मेटल आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ये है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने से बताना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर की मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की बतानी है आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो मेटालिक कंडक्टर जो है यानी कि मेटल्स जो हैं उसमें आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है या मेटल्स की वो होती है डिक्रीज। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयंस में और ज़्यादा डिसोशिएट हो जाता है और आयंस की मूवमेंट बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो इसलिए इस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मेटल्स की तो डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सबको आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कंडक्ट नहीं करेगा। तो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो तो आयंस में डिसोशिएट होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही देगा। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, ये भी आयंस में डिसोशिएट हो सकता है। और पोटाशियम ब्रोमाइड की बात करें तो KBr, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर हम शुगर की बात करें, केन शुगर जो है इसका फार्मूला क्या है? C12H22O11। ये वाटर में डिसॉल्व तो होता है लेकिन आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, तो इसका सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में आंसर होगा डी। और अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है? द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कंडक्ट करेगा? तो आपको पता है कि यूरिया, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका सोल्यूशन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और सिल्वर नाइट्रेट इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो कॉपर, सिल्वर, आयरन और सिलिकॉन जो है इनमें से मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी है ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि सिल्वर जो है वो एक बेस्ट मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जो सबसे अच्छी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर इक्वल। तो आपको बताना है कि कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल कब होंगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जिसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं ये L/A मल्टीप्लाइड बाई C होता है, ये सिंपल कंडक्टेंस है। और L जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं L/A को। तो अगर L/A 1 हो जाए तो ये 1 हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ये कंडक्टेंस जो C से रिप्रेजेंट किया है, कई बुक्स में ये G से भी होता है, तो इसके लिए L/A जो है सेल कांस्टेंट यूनिटी होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शंस को देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद डिल्यूशन। डिल्यूशन मीन्स उसमें वाटर ऐड करना है, मीन्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है? CH3COH। और ये आयंस में डिसोशिएट होता है। और आपको याद रखना है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, धीरे धीरे डिसोशिएट होता है। जैसे जैसे आप डिल्यूशन बढ़ाएंगे इसकी आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी, डिसोशिएशन बढ़ेगी। तो डिसोशिएशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो इसका जो वेरिएशन है कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी के साथ, तो वो आपने ऐसे प्लॉट किया होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करते हैं एसिटिक एसिड की, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस ऐसे इंक्रीज हो जाती है क्योंकि लास्ट में आयनाइजेशन बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और मूवमेंट ऑफ आयन भी बढ़ती है। तो इसकी आयनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से ही इसकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ आप चारों ऑप्शन रीड कीजिए तो इसमें आपको पता चलेगा कि बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इंक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। 8th क्वेश्चन आगे उसी टाइप का है। द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl विद डिल्यूशन। HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो अभी क्वेश्चन किया था एसिटिक एसिड वाला वो था वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस जो है उसकी
कंडक्टेंस ऐसे हम प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टेंस के साथ, इस टाइप से ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है आपने इस टाइप से देखा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, HCl के लिए या KCl वगैरह के लिए। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। इसमें नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहते हैं और आयंस की मूवमेंट बढ़ जाती है। तो इसमें आयनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप आंसर देखिए तो इसमें डी आंसर आपको नजर आएगा, डिक्रीज इन इंटर आयनिक फोर्सेस। जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाएंगे आयंस की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी और उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। तो मूवमेंट बढ़ने से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NaCl। HCl NaCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर HCl की जो कंडक्टेंस है वो NaCl से ज़्यादा है। इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मूव करेंगे और NaCl के केस में क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मूव करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव आयन का ही डिफरेंस है कैटायन का, तो H आयंस क्योंकि स्मॉल साइज का है उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है Na पॉजिटिव से। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl की कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका रीज़न जो है यहाँ से आप पढ़िए। तो अगर चारों ऑप्शन आप रीड करते हैं तो इसमें आपको बी ऑप्शन करेक्ट लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ H आयन इज मोर देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव आयन, क्योंकि H आयन जो है स्मॉलर साइज के हैं तो उनकी मूवमेंट जो है Na पॉजिटिव से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप है, इसको स्टडी कर लेते हैं। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन, ये वैल्यू दे रखी है 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट होते हैं। और रेजिस्टेंस जो है सेल की वो 100 ओम दे रखी है और आपको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट आता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, L/A, ये सेल कांस्टेंट है, इंटू ये सिंपल कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस तो यहाँ पे दी नहीं है, रेजिस्टेंस दे रखी है 100 ओम। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकली होता है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया, L/A इंटू कंडक्टेंस की जगह हम लिखेंगे 1 रेजिस्टेंस। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ से सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 0.002765 और रेजिस्टेंस कितनी है आपको 100 ओम दी है। तो रेजिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपके पास 0.2765 ये आ जाएगा। तो सेल कांस्टेंट के यूनिट भी आपको पता होंगे, ऐसे सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अगर एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाते हैं तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आंसर जो है इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल टाइप ही है। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपको, ये रेजिस्टिविटी है और ये वैल्यू इतनी दे रखी है, ओम सेंटीमीटर इसके यूनिट है। व्हाट विल बी इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है और आपको पता है उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 200। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो आ चुका है। और आपको निकालना क्या है, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/C। C कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं 200 और ये 1000 है और कंसंट्रेशन जो है ये आपको 0.2 दे रखी थी। तो यहाँ पर आप 0.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए इसको, तो ये 10⁻6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका डी जो है ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, ये 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है ये यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर ये बात नोट करनी थी कि जो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000/C। C जो कंसंट्रेशन होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर का मतलब क्या होता है कि आपको ये नॉर्मेलिटी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मोलैरिटी दी है। तो
आपको याद है कि H2SO4 की अगर मोलैरिटी किसी केस में 1 है तो नॉर्मेलिटी उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास यूज़ होता है और मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है और इक्विवेलेंट मास इसका हाफ है। अगर इक्विवेलेंट मास हाफ है तो नॉर्मेलिटी जो है वो डबल हो जाती है। ऐसा अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो कंसंट्रेशन आपको 2 यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाकर इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आपको दी है कितनी, 26 × 10⁻², और ये 1000 है फार्मूले में। और यहाँ पर कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी इसकी 2 होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, तो ये 130 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दी थी ये आपको समझना है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे NaCl, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है तो वो सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन, तो इनको मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आपको याद आ गया होगा कि ये लॉ किसने दिया था, तो ये है कोलार्स लॉ। तो इस टाइप से आप इसको स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। और अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। इसमें क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों का आपको बताना है विद डिल्यूशन। तो डिल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, दोनों इंक्रीज ही होती हैं। तो ये आपको इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा, कंसंट्रेशन ऐसे C² से प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से इंक्रीज होती है, जैसे आपने KCl या NaCl के लिए स्टडी किया होगा। और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप λ0 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। तो और इस टाइप से वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है, उसका भी जब कंसंट्रेशन बहुत कम करते हैं तो ऐसे कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से मीन्स कि डिल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस तो इंक्रीज ही होती है। और अगर बात करें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है। सपोज ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन है और इसमें सपोज 100 आयंस हैं, तो अगर आप इसको डिल्यूट करेंगे मीन्स कि आप वाटर ऐड करके इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे तो आयंस तो 100 ही रहे, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में तो आयंस 50 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप इसको डिल्यूट करते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो डिल्यूशन से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं ये ABCD, तो ये ए ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है इस टाइप से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है डिक्रीज। 15th नंबर पर भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं ये कंडक्टिविटी 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन की है, ये इतनी लिखी है। तो ये कंडक्टिविटी जो है यहाँ आप यूनिट से पता चल रहा होगा कि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स उसी के यूनिट होते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की सोल्यूशन की आपको फाइंड आउट करनी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला क्या है, वही है जैसे मोलर कंडक्टिविटी का था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/C। C जो कंसंट्रेशन है ये नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो आपको ये दे रखी है 0.005 और इंटू 1000, और कंसंट्रेशन जो है ये 0.01 नॉर्मल है। तो जस्ट आपको इसको सोल्व करना है। तो ये सोल्व करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर 500 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये 5 × 10⁻² है, और ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह के इसके यूनिट रहते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टडी कीजिए। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। तो ये MnO4 जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और ये आपको आता ही होगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का तो आपको पता है -2 होता है, तो 4:-2 = -1। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x = +7 आ जाएगा। मीन्स कि MnO4 जो नेगेटिव आयन है इसमें मैंगनीज जो है वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको इसको 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना है। तो आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें ताकि इसकी रिडक्शन हो जाए और ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। तो 7 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव जो हैं ये 2 पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपको इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपको याद होगी 96500।
तो इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करके 482,500 आ जाएगा। तो इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस पर अनायन गोज टू, अनायन किस साइड जाता है, कैथोड साइड या एनोड साइड। तो हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जैसे सपोज NaCl का सोल्यूशन लेते हैं, ये मोल्टन स्टेट में लेकर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है कैथोड एनोड लगाकर। सपोज एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या होता है एनोड और नेगेटिव वाला क्या होता है कैथोड। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयन जो है ये कैथोड की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव आयन जो है एनोड की तरफ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस को आप पूरा समझ लीजिए, Na पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन कहाँ होगी, एट कैथोड। तो कैथोड पर आपको पता है कि रिडक्शन होती है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसको मैं हाफ Cl2 कर देता हूँ। तो ये ऑक्सीडेशन जो है ये हमेशा कहाँ होती है, एनोड पर, और रिडक्शन जो होती है वो कैथोड पर होती है। तो नेगेटिव आयन जो है ये आप देख सकते हैं कि एनोड पर जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट आपको बतानी है। तो सेल कांस्टेंट जो है L/A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। L जो है लेंथ है सेंटीमीटर और A क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन यूनिट है इसका, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर ऐसा यूनिट पूछते तो आप मीटर इनवर्स जो है इसमें कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th DHO क्वेश्चन, डी बाई हक्कल अंसागर इक्वेशन इसको बोलते हैं, इस करेक्टली रिटर्न एज। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कौन सी इक्वेशन इसमें करेक्ट है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इस तरह से अगर आप कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट को इधर मोलर कंडक्टेंस के साथ प्लॉट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करते हैं मोलर कंडक्टेंस बढ़ती चली जाती है। इस तरह से ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये KCl के लिए आपने स्टडी किया होगा। तो ये लाइन जो है y=mx+c टाइप की एक स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए। और इसमें y तो ये है मोलर कंडक्टेंस और इंटरसेप्ट जो है ये λm 0 हो जाता है, मीन्स कि जीरो कंसंट्रेशन पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो y=mx+c टाइप की ये स्ट्रेट लाइन टाइप की इक्वेशन होती है। y जो y एक्सिस में है मीन्स कि ये m है और m जो है इसका स्लोप होता है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है अगर लाइन इस टाइप से हो। अगर लाइन जो है इस टाइप से होती है तो वो थीटा जो है वो <90 होता है। जैसे m स्लोप जो है आपने सुना होगा कि tan थीटा होता है, तो उस केस में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इस केस में तो ये >90 है तो स्लोप इसका नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव होगा और m की जगह हम b लिख लेते हैं। और ये x एक्सिस पर आपने प्लॉट किया है कंसंट्रेशन और c इंटरसेप्ट है इसका। इंटरसेप्ट जो होता है y एक्सिस पर जो ये वाला होता है, तो ये क्या है λm 0 है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो ये आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आगे लिख देते हैं λm 0 - b√c। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl। ये KCl के जो है 4 सोल्यूशन है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस केस में होगी। तो ये हाईएस्ट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन होता है। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे मीन्स की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो इनमें देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, तो ये 1 मोलर जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू लग रही है, तो यही इसका आंसर होगा। और ये CBSE बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट भी इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको भी स्टडी करते हैं। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल जो है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल आपने स्टडी किया है, तो उसमें कंबस्शन ऑफ फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इन चारों ऑप्शन को, तो आपको कौन सा ऑप्शन जो है इसमें ठीक लग रहा है। एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लेक्लेंची जो ड्राई सेल होता है उसमें कैथोड क्या होता है। तो उसमें आपको याद ही रखना है, जो उसका डायग्राम आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट रोड उसमें कैथोड का काम करती है और एनोड जो है वो जिंक कंटेनर होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू obtain 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम
फ्रॉम Al2O3। Al2O3 से अगर एल्युमिनियम आपको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? Al2O3 जो है इसमें 2 एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम आपको पता है 3 पॉजिटिव है। इससे आपको एल्युमिनियम बनाना है तो ये 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम बनेगा और यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डालने पड़ेंगे और 6 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम बनाने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो इसमें पूछा है कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम बनाना है, तो 1 मोल के लिए आप समझ सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डालने पड़ेंगे, मीन्स कि 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन नंबर 22-23 ये भी CBSE बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो बोर्ड एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो है लेड स्टोरेज बैटरी के ऊपर है। जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, तो डिस्चार्ज के वक्त उसमें रिएक्शन क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो एट एनोड, एनोड पर क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको उसमें लेड लेना पड़ता है और सल्फेट आयन, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो होता ही है और ऐसे PbSO4 बन जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लॉस हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है जो एनोड पर होती है। और अगर आप कैथोड की रिएक्शन देखें तो कैथोड में उसमें क्या लेते हैं PbO2 लेते हैं और सल्फेट आयन तो होंगे ही होंगे और उसमें H पॉजिटिव आयन भी होते हैं। यहाँ पर 4H पॉजिटिव से ही रिएक्शन ये बैलेंस होती है और इसमें यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना है, तब जाके ये PbSO4 बनता है सॉलिड। और ये जो है यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज़ हो गए, 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव हमने ले लिए हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये ऐसे वाटर में निकल जाएगी और रिएक्शन जो है प्रॉपरली बैलेंस हो जाती है। तो आप देखेंगे कि कैथोड और एनोड दोनों पर लेड सल्फेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपके इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, लेड सल्फेट इज फॉर्म। तो ये लेड सल्फेट का फार्मूला होता है PbSO4। तो ये डिस्चार्ज के वक्त रिएक्शन है, अगर आप इसको रिचार्ज करेंगे तो रिएक्शन जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। इसको मैं 2 मेथड से आपको समझाऊंगा और दोनों मेथड आपको समझने हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इफ 54 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हाउ मच एल्युमिनियम विल बी डिपॉजिट बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप एल्युमिनियम के लिए यूज़ करते हैं तो कितने ग्राम एल्युमिनियम बन पाएगा जितने ग्राम इलेक्ट्रिसिटी से 54 ग्राम सिल्वर बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर की रिएक्शन क्या होती है, सिल्वर 1 पॉजिटिव होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इस तरह से सिल्वर बन जाता है, मीन्स कि 1 फैराडे से वो कितना बनता है सिल्वर जितना इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक मास आपको याद होगा 108 ग्राम होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये 54 ग्राम बन रहा है, तो आप इसको उल्टा लिख लीजिए कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर जो है वो बनेगा 1 फैराडे से। तो आपको बताना है कि ये 54 ग्राम जो है ऑफ सिल्वर जो है वो कितना बनेगा 54, क्योंकि ये 108 का आधा ही है, तो ये आधा फैराडे से ये इलेक्ट्रिसिटी से 54 ग्राम ऑफ सिल्वर बन जाता है। तो हाफ फैराडे से एल्युमिनियम कितना बनेगा वो देखने वाली बात है। तो एल्युमिनियम कैसे बनता है, एल्युमिनियम की रिएक्शन तो आपको ऐसे पता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालकर ये बनता है, मीन्स कि 3 फैराडे। तो 3 फैराडे से एल्युमिनियम बनता है तो वो कितना बनता है जितना एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है, तो वो कितना है 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम बनेगा 3 फैराडे से। तो हाफ फैराडे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ही करनी है जितनी सिल्वर के केस में की थी, तो हाफ फैराडे से ये कितना बनेगा, तो आप देख सकते हैं 27/3 इंटू हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9/2 आ जाएगा। 9/2 कितना होता है 4.5। तो इतने ग्राम जो है एल्युमिनियम जो है इस केस में बनेगा। तो आपका आंसर जो है ये बी आ चुका है। लेकिन आपको इसको फैराडे सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, जो सेकंड लॉ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उससे आपको समझना है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 2 सॉल्यूशन में से पास कर दें तो उनके वेट की जो रेशो होती है वो उनके इक्वलेंट वेट की रेशो के इक्वल होती है। ध्यान से इसको समझिए कि वेट ऑफ जो सिल्वर है वो और वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो इनका जो रेशो होगा वो उनके इक्वलेंट वेट, तो इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। तो वेट ऑफ जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो आपको गिवन है 54 ग्राम और वेट ऑफ एल्युमिनियम जो है आपको फाइंड आउट करना है। और सिल्वर का जो इक्वलेंट वेट है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल ही है 108 और इक्वलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्योंकि 3 पॉजिटिव होता है और उसका एटॉमिक मास 27 होता है, तो 3 से डिवाइड करके तो 9 उसका इक्वलेंट वेट होता है। तो यहाँ से आपको वेट ऑफ एल्युमिनियम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा, ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 54/9 और डिवाइड बाई 108। तो 54 से डबल है 108, तो ये दोबारा फिर 9/2 आ जाएगा, मीन्स की 4.5 ग्राम। तो आप इस फार्मूले से जो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फार्मूला है उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो हैं कंपटीशन में बच्चे इसी फार्मूले से यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।